प्रोग्राम नौजवान हिंदुस्तान में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं दूरदर्शन का उर्दू चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद मुस्तहसन रिजवी। नाजरीन, आप जानते हैं कि प्रोग्राम नौजवान हिंदुस्तान के ज़रिए हमारी कोशिश होती है कि तालीम और रोज़गार के मुख्तलिफ़ मौक़े पर हम रोशनी डालें और बेशकीमती मालूमात आपको फ़राहम करने की कोशिश हम करते हैं। आज जिस मौजू पर हम बातचीत करने जा रहे हैं वो है एग्रीकल्चरल साइंस। एग्रीकल्चरल साइंस में क्या मौक़े हैं, रोज़गार के क्या इम्कानात हैं, इस पर हम बात करेंगे और नया ट्रेंड क्या है और नए रिसर्च क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे मेहमान हैं इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के डायरेक्टर जनाब शैलेंद्र कुमार यादव साहब। शैलेंद्र कुमार यादव साहब, खैर मकदम है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। जनाब शैलेंद्र कुमार यादव से बातचीत का सिलसिला शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि ये एग्रीकल्चरल साइंस की फील्ड है क्या। आलमी नक्शे पर हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जो ज़राअत पर मुनहसिर है और यहाँ की माशी तरक्की में ज़राअत एक कलीदी रोल अदा करती है। किसी भी मुल्क की मायशियत का अंदाज़ा उस देश की खेती किसानी की हालत से ही होता है। एग्रीकल्चर का नाम सुनते ही नौजवानों के दिलो दिमाग में गांव के कामकाज की तस्वीर सामने आ जाती है, लेकिन दर हकीकत देश की 70% आबादी तो रोजगार के मैदान में खेती किसानी से ही जुड़ी है। इसके बावजूद आमतौर पर नौजवानों में यह गलतफहमी होती है कि एग्रीकल्चर के मैदान में करियर का कोई स्कोप नहीं है। खेती किसानी पर इतनी बड़ी आबादी के मुनहासिर होने से एग्रीकल्चर साइंस में रोजगार के इम्कानात में भी काबिले कद्र इजाफा देखने को मिला है। कुछ नया कर दिखाने, नए ख्यालात पेश करने वाले और क्रिएटिव नौजवानों के लिए खेती किसानी की फील्ड में सरकारी, प्राइवेट और मल्टीनेशनल कंपनियों में काम के अच्छे मौके मिल सकते हैं। आमतौर पर लोग कृषि विज्ञान का मतलब खेती बाड़ी ही लगाते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर साइंस एक मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है जिसमें मुख्तलिफ साइंसी, तकनीकी और कारोबारी मौजू शामिल हैं। अगर आप भी खेती से जुड़ी बारीकियों को जानना चाहते हैं और बेहतर पैदावार के जरिए देश की खिदमत करना चाहते हैं तो एग्रीकल्चर साइंस में आप अपना करियर बना सकते हैं। जैसा कि आपने देखा, कुछ हद तक आपने जान लिया होगा इस फील्ड के बारे में। इससे आगे बातचीत करने के लिए हम मुखातिब हैं जनाब शैलेंद्र कुमार यादव साहब से, और अब पहले सवाल से शुरुआत करते हैं जी। ये बताइए सर कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर साइंस के कोर्स को किस तरह से लोगों तक पहुंचा रही है, आपके करिकुलम, और आप किस तरह से इसको लोगों तक पहुंचा रहे हैं? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में 21 विद्यापीठ हैं। 21 विद्यापीठ में एक है कृषि विद्यापीठ, जिसको हम इंग्लिश में स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर कहते हैं। इस विद्यापीठ या स्कूल का मेन जो विजन है, मिशन है, ऑब्जेक्टिव्स है, वो ये है कि कृषि शिक्षा को नए तरीकों से सराबोर करते हुए रोजगार के साथ, रोजगार जिसमें उसमें निहित हो, उसके साथ किसानों तक, नवयुवकों तक या अन्य कोई भी ऐसा जो स्टेक होल्डर है जो अपना जीवन यापन या अपना व्यवसाय कृषि में करना चाहता, खेती में करना चाहता। खेती बहुत ब्रॉड शब्द है, बहुत विस्तृत शब्द है, जिसमें हमारे बहुत से अलग अलग तरीके के स्मॉल एंटरप्राइजेज होते हैं। तो उन सब में खेती अगर शब्द कहते हैं तो पहला स्ट्राइक करता है कि क्रॉप प्रोडक्शन या फसल उत्पादन, लेकिन उसके साथ साथ बहुत से ऐसे रोजगार हैं जो कृषि के ऊपर आधारित हैं और कृषि को सपोर्ट करते हैं एक तरीके से, चाहे वो डायरेक्ट रूप में या इनडायरेक्ट रूप में। और वही हमारे देश की एक यूनिकनेस रही है कि कृषि प्रधान देश रहा है और ये रहेगा। जैसा आपने कहा कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में जो कृषि विद्यापीठ है, उसमें पाठ्यक्रमों को कैसे संचालित किया जाता है, कैसे चलाया जाता है। देखिए, हमारी विश्वविद्यालय जो है मुख्य रूप से वो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, मुक्त शिक्षा पद्धति के आधार पर है जी। और हमारे भारत जैसे देश में जहाँ बहुत विविधताएं हैं हर एक रूप में, चाहे वो जनसंख्या की बात हो, चाहे वो जियोग्राफी की बात हो, चाहे खेती की बात हो, जो भी है विविधताएं भरी पड़ी हैं। और उन विविधताओं में सबसे ज़्यादा अगर कोई कार्यरत एक माध्यम हो सकता है तो शायद
मुक्त शिक्षा प्रणाली हो सकती है और उसके माध्यम से हमारा विश्वविद्यालय कृषि के नए नए पाठ्यक्रमों को विकसित करता है। हमारे विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रमों को विकसित करने के लिए हमारी एक अपनी एक प्रोटोकॉल होता है, एक मेथड होता है जिसके तहत हम सारे पाठ्यक्रमों को बनाते हैं। और कृषि विद्यापीठ खास करके ऐसे पाठ्यक्रमों को बनाता है जिसमें कृषि से जुड़े हुए व्यवसाय प्लस खेती बाड़ी, जिसको हम कहते हैं क्रॉप प्रोडक्शन या फसल उत्पादन, से लेकर के बी कीपिंग, सेरिकल्चर जिसको रेशम कीट उत्पादन कहते हैं, वाटर शेड मैनेजमेंट, प्लांटेशन क्रॉप। प्लांटेशन क्रॉप देखिए एक ऐसा विषय है जो खास करके हमारे दक्षिण भारत या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इसका काफ़ी प्रचलन है। ये ऐसी फसलें होती जैसे एक साधारण भाषा में अगर हम अपने श्रोताओं के लिए कहें तो चाय, कॉफ़ी जैसे जो ये या रबड़, जो इस टाइप के जो फसलें होती हैं उसको हम प्लांटेशन क्रॉप कहते हैं। उसमें भी हमारा विश्वविद्यालय ऐसे संस्थाओं के साथ जुड़ करके पाठ्यक्रम निर्धारित करते हैं। एक आम खेती जो होती है, जी, जो अनाज की खेती होती है, इससे अलग प्लांटेशन का मतलब ये कि एग्रीकल्चर तो अपनी जगह पे है ही, उसके अलावा उससे आगे जी। और जैसे हॉर्टिकल्चर है, फल सब्जियों की खेती है, उसमें फूल भी आते हैं, उसमें मेडिसिनल प्लांट भी आते हैं जिसको हमें मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स बोलते हैं। तो इस टाइप के, और एक हमारा जो कृषि विद्यापीठ है वो बहुत ही अच्छा पाठ्यक्रम बनाया है जैविक खेती में, ऑर्गेनिक फार्मिंग। दूसरा हमारे पास पाठ्यक्रम है खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग जिसको बोलते हैं। ये ऐसे पाठ्यक्रमों को हम लोग विकसित करते हैं जिनसे किसी भी चाहे जैसे भी स्टेक होल्डर हो, चाहे वो रूरल यूथ हो, किसान हो या कोई ऐसे बिजनेसमैन हो जो अपना जीवन यापन करना चाहते हैं, उसमें हम उन कौशल को बिल्टअप करते हैं। उस नॉलेज के साथ साथ कौशल विकास भी होता है ऐसे पाठ्यक्रमों में। मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी ट्रेंड क्या है, किस तरह का रुझान है, कैसे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, लोग क्या पढ़ना चाह रहे हैं? जी, मैं बताया आपको कि जैसे हमारे यहाँ जो विश्वविद्यालय में एक यूनिकनेस ये है कि विश्वविद्यालय खुद आपके द्वार पे पहुँचता है। अच्छा। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग विद्यार्थी के द्वार पे पहुँचता है, या स्टेक होल्डर या लर्नर जिसको हम कहते हैं, जो भी हमारे विश्वविद्यालय से जुड़ना चाहते हैं। तो ऐसे हमारे जो पाठ्यक्रम हैं कृषि के, उसमें हम एक नया ट्रेंड ये देख रहे हैं कि उसमें ऐसे लर्नर भी आ रहे हैं जो आईटी सेक्टर से हैं। अच्छा। जो कंप्यूटर पढ़े हुए लोग हैं, मैनेजमेंट किए हुए लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, वो लोग इसमें बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और मैंने पिछले कई सालों में मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि ऐसे लोग पढ़ाई के साथ साथ अपना छोटा मोटा व्यवसाय शुरू करके और अच्छे मुकाम तक पहुंच रहे हैं, और साथ ही साथ अपने को तो रोजगार दे ही रहे हैं, दूसरे कई नया रास्ता खुल रहा है। जी, कई लोगों को भी रोजगार वो प्रदान कर रहे हैं। जी। दूसरे जो हमारे क्लाइंट्स आते हैं वो बहुत ही अद्भुत तरीके के लोग हैं, जो हाउस वाइफ्स बहुत इंटरेस्टेड है। अच्छा। क्योंकि आपको इसमें घर बैठे आपको एजुकेशन हो रहा है, ऑनलाइन के मोड से हो रहा है। कुछ प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स के लिए आपको स्टडी सेंटर पे आना पड़ता है। अच्छा, ये सिर्फ दिल्ली तक महदूद नहीं है? नहीं, ये पूरे देश में फैला हुआ है। पूरे देश में फैला हुआ है। हमारे विश्वविद्यालय का जो पाठ्यक्रम डिलीवरी का जो मोड है, उसमें हम संबंधित संस्थाओं को पहले चुनते हैं जहां पर उस पाठ्यक्रम से संबंधित पढ़ाने वाले और उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों हो, जो उसके प्रैक्टिकल कंपोनेंट को कंप्लीट करवा सकें या उसको ध्यान दे सकें। तो ऐसे संस्थाओं के साथ हम जुड़ते हैं जिनको हम स्टडी सेंटर कहते हैं। अच्छा। विद्यार्थी केंद्र। या आप तो उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कैसे करा पाते हैं? वही तो हम बता रहे हैं, जो स्टडी सेंटर होते हैं वहां पर हम स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग कराते हैं प्रैक्टिकल की। अच्छा। और कुछ हम वर्चुअल मोड में भी कराते हैं, जैसे आजकल हम लोगों को पता है कि हम एनिमेशन में बनाते हैं कुछ वीडियो भी देख करके। देखिए, हमारे जितने भी पाठ्यक्रम होते हैं उसमें ये सब सर्टिफिकेट और डिप्लोमा लेवल के हैं। अच्छा। मुख्य रूप से 1 साल के और 6 महीने के पाठ्यक्रम होते हैं। उनमें ये विशेष तौर पे ये ध्यान दिया जाता है कि हम अपने स्टूडेंट्स में एक सेंसिटाइजेशन के साथ साथ एक बहुत ज़्यादा स्किलफुल बनाते या बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन एक ऐसा स्किल डेवलपमेंट करें करें जिसमें वो विद्यार्थी हमारा जो है या हमारा लर्नर जो है वो इतना कैपेबल हो कि वो अगर फील्ड में जाता है या तो एंटरप्रेन्योर बन सके, तो वो एंटरप्रेन्योर बन सके और वहाँ पर जो प्रचलन है उसको समझ सके। जी। तो जब एक नई टेक्नोलॉजी सिखाते हैं, नई टेक्नोलॉजी, और जब एक ट्रिगर हो जाता है, कोई भी इंसान जब एक बार मोटिवेटेड हो जाता है
तो फिर उसके लिए रास्ते बहुत से खुले हुए होते हैं। सर इस फील्ड में चेंजेस क्या चेंजेस ऐसे आ रहे हैं, देखो कल से अब तक जी सबसे बड़ा चेंजेज आ रहा है, अभी फूड सेफ्टी की बहुत बात हो रही है। अच्छा जी। क्योंकि आप जब, और ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक चल रहा ट्रेंड, दूसरा एक फूड प्रोसेसिंग ऑफ कोर्स चल रही है, उसमें नए नए तरीके के पैकेजिंग मटेरियल, नए नए तरीके के ब्लेंडिंग और रेडी टू ईट प्रोडक्ट, ये इस टाइप के जो आजकल जो एक ट्रेंड है। अच्छा, दूसरा ये ऑनलाइन मार्केटिंग सिस्टम के आने से एक और एडवांटेज ये हुआ है कि अगर आप ऐसे प्रोडक्ट को बनाते हैं तो यू कैन ईजिली डिलीवर, आपके कहीं पर भी डिलीवरी अपना पहुंचा सकते हैं। क्योंकि आज कल हम देख रहे हैं बहुत सी बड़े बड़े कंपनीज इसमें इन्वॉल्व हैं जो हमारे सो कॉल्ड ऑनलाइन बिजनेस में। तो अगर एग्रीकल्चर में जो ट्रेंड एक निकल के आ रहा है वो ऐसे आ रहा है, फूड प्रोसेसिंग में बहुत इनोवेशन हो रहा है। अच्छा जी। दूसरा जो है, जो नॉर्मल हमारे पास जो प्रोडक्ट की जो पैकेजिंग होता है, जो उसका सेफ्टी एस्पेक्ट है, सेफ्टी, फूड सेफ्टी एस्पेक्ट, वो बहुत ध्यान दिया जा रहा है। तो क्या हम ऐसा समझें कि जो एक क्लास ऐसा है जो स्टार्टअप तक चला जाएगा, और एक क्लास ऐसा होगा जो कम से कम वहाँ एम्प्लॉयमेंट तक जाएगा, वो सारे ट्रेंड होंगे और अपनी अपनी तरह से उस डोमेन में यही तो बताना चाह रहे हैं कि कंपटीशन इसीलिए नहीं होता है कि अगर आप टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर हैं तो टेक्नोलॉजी सस्टेन करने के लिए भी तो आपको चाहिए मैन पावर, या आपको वो फील्ड चाहिए। तो ये चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है। हमारा क्षेत्र, कृषि का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें इस तरीके के एक नए जॉइंट वेंचर सामने निकल के आ रहे हैं, चाहे स्टार्टअप के रूप में हो, स्मॉल इंडस्ट्री के रूप में हो, या सेल्फ फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन के रूप में हो, ऐसे निकल के बहुत से आ रहे हैं सामने। अगर हम सर ग्लोबली देखें तो जैसे यूरोप में या क्या अमेरिका में जो इस एग्रीकल्चर की फील्ड में लोग ट्रेंड हो रहे हैं और नए नए वेंचर्स कर रहे हैं, हम कहाँ कम्पीट कर रहे हैं उनको? देखिए, ये हम उनके साथ कंपटीशन की जब बात करते हैं तो हमें बहुत से पहलुओं पर विचार करना चाहिए। आउटराइटली अगर हम कहें कि नहीं, हम यूरोपियन क्लाइंट्स के साथ या अमेरिकन क्लाइंट्स के साथ, या इवन रसिया की भी बात हम करते हैं, या स्कैंडिनेवियन कंट्री की भी बात करते हैं जिसमें डेनमार्क है, आपका स्वीडन, ये सब, तो हमारा पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे कंट्री में मोर देन 85% जो किसान हैं दे आर स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स। ये हमें समझना पड़ेगा। उनके यहाँ 3 से 4% लोग एग्रीकल्चर करते हैं और फुल्ली मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े फार्म्स होते हैं, उनका एक पर्टिकुलर पूरे के पूरे तरीके से बिजनेस सेटअप होता है वो। हमारे यहाँ क्या है, खेती मतलब पहला जीवन यापन, दूसरा फिर उसके बाद जो है उसमें बिजनेस इन्वॉल्व होता है, क्योंकि नेचुरली आपको ग्रो करना है, आपको आगे बढ़ना है, चाहे मजबूरी में ही आगे बढ़ना है, लेकिन किसान के लेवल पे पहला काम होता है खाद्यान्न उत्पादन करके अपने जीवन यापन करना। क्योंकि यहाँ पर 85 से 90%, 85% फार्मर तो है ही हैं स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, जिनके पास बहुत स्मॉल फील्ड होता है, बहुत छोटे छोटे होता है। लेकिन एक चीज़ मैं अब ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि हमारे कंट्री में जैविक खाद्यान्न के मामले में बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है। हमारे देश के लोग खाद्यान्न को बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जिसको सरकार डायरेक्ट सपोर्ट कर रही है। और हमारे सरकार जो है जैविक खेती के बारे में या परंपरागत खेती के बारे में काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि जो हमारा यूएसपी है, जो हमारा यूनिकनेस है, वो यूरोपियन कंट्रीज में नहीं है, तो उसका एडवांटेज हमें मिल रहा है। हाई एंड टेक्नोलॉजी में हो सकता है हम कम्पीट उतना ज़्यादा न कर सकें, लेकिन कहीं न कहीं हम उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, कहीं न कहीं हम ऐसा प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे जो हमारे कर रहे हैं, जो हमारे उनके पास नहीं है। सर ये तो बात हो गई कि एवेन्यूज़ क्या क्या हैं जी। तो इससे तो इतना पता चल गया कि सर ये बहुत ब्रॉड है, बहुत बड़ा है, बहुत वसी है। अब ये बात कि एक स्टूडेंट है, वो किसी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेता है, ये सारी चीज़ें सीखता है, सीख के वो अपना रोज़गार करता है या कि कहीं नौकरी करता है, अपने को स्किल्ड बनाता है। जी। तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी अपने माध्यम से, अपने ज़रिए कौन कौन से कोर्सेज आप कर रहे हैं, स्टूडेंट्स जानना चाहेंगे? देखिए, हमारे पास, मैंने जैसे शुरू में बताया कि हमारे पास 2 तरीके के पाठ्यक्रम हैं जी। एक डिप्लोमा जी, एक सर्टिफिकेट। डिप्लोमा में है फूड प्रोसेसिंग से संबंधित कोर्सेज पाठ्यक्रम, जैसे डिप्लोमा इन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट फ्रॉम फ्रूट एंड वेजिटेबल, मतलब सब्जियों और फलों से आप मूल्य संवर्धित उत्पाद कैसे बना सकते हैं। जी। फिर हमारे पास एक है डेयरी टेक्नोलॉजी, मतलब मिल्क अगर है, दूध है, तो उससे क्या क्या प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। ये हम बेसिकली प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं, संस्करण, खाद्य प्रसंस्करण की बात कर रहे हैं।
जैसे दूध से खोआ बना लो, छेना बना लो, इस तरीके के कई प्रोडक्ट्स आप आजकल देखेंगे। आप फ्लेवर्ड मिल्क भी आ रहा है मार्केट में, और कर्ड्स भी आ रहे हैं, कर्ड कई तरीके के आ रहे हैं, कुछ प्रोबायोटिक कर्ड, इस तरीके से बहुत सा इनोवेशन किया गया है हमारे देश में, और काफ़ी लोग इसमें इन्वॉल्व भी हैं। ट्रेंड लोग हैं जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। डिप्लोमा इन डेयरी टेक्नोलॉजी और डिप्लोमा इन मीट टेक्नोलॉजी है, जो मांस से जो उत्पादन बनाते हैं। दूसरा डिप्लोमा इन वैल्यू एडेड प्रोडक्ट फ्रॉम सीरियल पल्सेज एंड ऑयल सीड, मतलब जो आपका खाद्यान्न है, अनाज वाली फसलें हैं, तिलहनी फसलें हैं, दलहनी फसलें, इनसे क्या क्या चीज़ें अलग अलग तरीके से बना सकते हैं खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से। जैसे एक छोटा उदाहरण दें, अनाज है आपके पास, आप अनाज बेचेंगे तो आपको कम पैसा मिलेगा, लेकिन उसी का आपने बेकरी में प्रोडक्ट बना दिया, ब्रेड बना दिया, जैसे छोटा इक्विपमेंट, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा नहीं लगता, तो आपका वैल्यू का काफ़ी बढ़ जाता है, काफ़ी आपको मुनाफा हो जाता है। सब्जियों में जैसे टमाटर आप फ्रेश बेचेंगे तो आपको 10 रुपये किलो, एग्जाम्पल उदाहरण दे रहे हैं, और लेकिन अगर उसी का केचप बना देंगे तो वो महंगा हो तो जाएगा, वो नेचुरली महंगा हो जाएगा और थ्रू आउट ईयर बेच सकते हैं। तो फूड प्रोसेसिंग से संबंधित ये पाठ्यक्रम है हमारे पास, और डिप्लोमा इन वाटरशेड मैनेजमेंट है, जिसमें आजकल हमें पता है कि हमारा सरकार या हमारी भारतीय कृषि पद्धति जो रही है वो वाटरशेड बेस्ड रही है। तो एक खास करके एक ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर, जिसको हम वाटर सेट डिफाइन करते हैं, जो एज पर द डेफिनीशन है, उसमें हम खेती के नए नए आयाम ढूंढते हैं, नए नए तरीके बनाते हैं, नए नए तरीक़ों से उसमें रोजगार की संभावनाएं उत्पन्न करते हैं। तो एक तो डिप्लोमा इन वाटर सेट मैनेजमेंट है, और अब आ जाती है बात, एक हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट है। अच्छा। जो खास करके आज के समय में जहाँ पर फूड सेफ्टी बहुत इम्पॉर्टेंट है, फूड सेफ्टी, बल्कि क्या मैं कहूँगा फूड सेफ्टी एंड हाइजीन की बात करें, खाद्य सुरक्षा और वो जो सफाई की बात अगर करें, जो उसमें हाइजीनिक मटेरियल, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप देखेंगे हमारे देश में एक रेडी वाले से लेकर के और एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री तक सेटअप है खाद्यान्न प्रसंस्करण में, और वो पूरे का पूरा चैन जो है वो पूरा सैनिटाइज होना चाहिए, पूरा चैन में हाइजीन होना चाहिए। तो कुछ इंडस्ट्री बड़े वो मेंटेन कर लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे चाहिए जो ट्रेंड हो, क्वालिफाइड हो, जो इस काम को कर सके। तो ये जब से हमारे देश में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का फूड सेफ्टी एक्ट लागू हुआ है 2006 से, तब से जो है इस देश में ये काफ़ी प्रयास किया जा रहा है कि किसी तरीके से लोगों को ट्रेन किया जाए, लोगों को जानकारी मुहैया कराई जाए। और अब सर इससे आगे ये कि कौन जो स्टूडेंट्स आएंगे ट्रेनिंग के लिए या पढ़ने के लिए आपके यहाँ एडमिशन लेंगे, उनका वो कैसे आप करते हैं, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए स्टूडेंट का? इसके पहले मैं एक और बात करना चाहूँगा, कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज भी हैं हमारे पास, जैसे सर्टिफिकेट इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, सर्टिफिकेट इन सेरिकल्चर, सर्टिफिकेट इन बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन में, और सर्टिफिकेट इन वाटर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट। तो ये पाठ्यक्रम है, और हमारे पास कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम है, कोर्सेज हैं। अवेयरनेस मतलब जैसे किसी किसान को हमें ये बताना है कि आजकल के समय में खेती में या जानवर पालन में कौन कौन से नए कौन से इंफॉर्मेशन आ गई है, उसको हम किसानों तक पहुंचाते हैं, और वो बहुत ही सिंपल, जिसको हम जागरूकता कार्यक्रम कहते हैं। रही बात हमारे स्टूडेंट्स को हमसे जुड़ने की बात, तो आज हमारे देश में हमारे विश्वविद्यालय का 56 रीजनल सेंटर्स हैं, जिसको हम क्षेत्रीय केंद्र कहते हैं। नहीं सर, उनकी अर्हता मतलब उनका क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? क्वालिफिकेशन तो देखिए हर पाठ्यक्रम की अलग अलग है। जैसे पोस्ट ग्रेजुएट जो है उसमें मिनिमम ग्रेजुएशन होना चाहिए, जी। डिप्लोमा जो है उसमें +2 पास होना चाहिए, और सर्टिफिकेट में भी +2 ज़्यादातर, सर्टिफिकेट में भी +2 होना चाहिए। जी। तो ये होता है। और रही बात जुड़ने की, जो इन्फॉर्मेशन एक्सेस की बात होती है, तो मैंने बताया कि 56 रीजनल सेंटर्स हैं, लगभग हर स्टेट में एक तो है ही है, कई स्टेट्स में 2-2, 3-3 है, तो वहाँ से इन्फॉर्मेशन। दूसरा हमारी वेबसाइट से भी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। किस महीने में कब फॉर्म निकलता है सर? फॉर्म हमारे यहाँ देखिए, अभी तो इस बार पैंडमिक के वजह से थोड़ा सा हर चीज़ डिस्टॉर्ट हो गई है, डिरेल हो गई है, लेकिन जनरली हमारे यहाँ जो एडमिशन होते हैं वो फरवरी में शुरू होते हैं, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक चलते हैं, और वो जुलाई से उनका पाठ्यक्रम पढ़ाई शुरू होता है, और फिर वो अक्टूबर नवंबर से फिर एडमिशन शुरू हो जाता है, जिनका जनवरी से फिर पाठ्यक्रम। अच्छा सर, और दूसरे मुल्क में और दूसरे कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं, इदारे हैं, संस्थाएं हैं जो कि इस तरह के एग्रीकल्चर साइंस की पढ़ाई कराते हैं? विदेशों में जो पढ़ाई हो रही है, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ हैं। भारत में सर? अपने यहाँ जी, हमारे यहाँ तो बहुत, देखिए कम से कम तो 65 कृषि विश्वविद्यालय हैं जो हायर एजुकेशन करवा रहे हैं। जी। लेकिन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जो
केंद्रीय विश्वविद्यालय है उसमें पढ़ाया जा रहा है कृषि के क्षेत्र में। बाकी कुछ हमारे जो राज्य के मुक्त विश्वविद्यालय हैं, जैसे एक महाराष्ट्र में है, नासिक में, अच्छा। वहाँ भी पढ़ाई हो रही कृषि की बहुत अच्छे तरीके से। और उत्तर प्रदेश में एक है राजऋषि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी। ऐसे करके कुछ यहाँ उत्तराखंड में ओपन यूनिवर्सिटी है जहाँ पर कृषि से संबंधित पाठ्यक्रम यही डिप्लोमा और सर्टिफिकेट लेवल के चलाए जा रहे हैं। तो ये एक ऐसा तबका है, एक ऐसे लोग हैं जो हायर एजुकेशन में नहीं जा सकते किसी वजह से, और हायर एजुकेशन की उतनी कैपेसिटी भी नहीं है। हर एक यूनिवर्सिटी में 40 से 50 सीट है मैक्सिमम बीएससी एजी की। तो अगर बीएससी एजी हर आदमी नहीं कर सकता तो उसके पास क्या ऑप्शन है फिर उसके अलावा? यही एक ऑप्शन बचता है कि सर्टिफिकेट और डिप्लोमा के थ्रू एक स्पेशलाइज्ड एजुकेशन दे करके उसको वोकेशनलाइज बनाया जाए। और सर ये भी जानना चाहेंगे कि जो लड़के ट्रेंड हो जाते हैं, जो लड़के क्वालिफाइड होते हैं, इस फील्ड में क्वालिफिकेशन लेके निकलते हैं, उनको अपना स्टार्टअप लगाने के लिए, अपना बिजनेस सेटअप लगाने के लिए, अपना क्या कहते हैं, अपना रोजगार के लिए आप अपनी तरफ से कोई मदद? जी हम मदद ये करते हैं कि देखिए हमारे पास एक तो ये है कि अगर कोई विद्यार्थी नौकरी चाहता है नौकरी, तो हमारे पास प्लेसमेंट सेल है अपना खुद का यूनिवर्सिटी का, वो हेल्प करते हैं। बाकी हमारे रीजनल सेंटर्स पर भी काउंसलिंग उनकी होती है कि कौन कौन से नए एवेन्यूज हैं, कौन कौन से नए भारत सरकार की परियोजनाएं आ रही हैं। और दूसरी बात एक ये भी बहुत महत्वपूर्ण हमारे केस में, मतलब हमारे विश्वविद्यालय के केस में है कि जो हाउसवाइफ्स होती हैं वो अपने दिनचर्या में काफ़ी इम्प्रूवमेंट। स्टूडेंट्स के नुक्ते नज़र से मैं बताया ना, स्टूडेंट्स अगर नौकरी है तो प्लेसमेंट सेल है। जी। अदरवाइज हमारे रीजनल सेंटर से वो प्लेसमेंट सेल्स हैं। जी। अच्छा, और रिसर्चेस क्या नई रिसर्च के बारे में? रिसर्च देखिए हमारे विश्वविद्यालय में मुख्य रूप से 2 ही तरीके की रिसर्च होता है। एक तो हमें जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसका यूज करके एजुकेशन को कैसे ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। अच्छा। और दूसरा रिसर्च ये होता है कि नए नए जो हमारे कृषि में डेवलपमेंट हो रहे हैं, विकास हो रहे हैं, उनको हम पाठ्यक्रमों में कैसे जोड़ें या लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। अभी सर जो पेंडेमिक का दौर चल रहा है, ये कोरोना से, इसके इन्फेक्शन से लोग परेशान हैं और काफ़ी एहतियात रख रहे हैं और काफ़ी परेशानियों से गुजर रहा है पूरी दुनिया कह सकते हैं। जी। उसमें एग्रीकल्चर का क्या रोल है सर? एग्रीकल्चर का ये रोल है कि एग्रीकल्चर ने लोगों को जिंदा रखा है और एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जो आज के समय में जितने भी रोजगार लोगों के पास थे वो बने पड़े हैं, कोई समस्या नहीं आई। कृषि में हमें अच्छी ग्रोथ हो रही है। और जब पॉल्यूशन लेवल, हमें पता है कि हमने देखा कई जगह पे पॉल्यूशन लेवल घटा है, उससे हमारे खाद्यान्न का उत्पादन भी काफ़ी बढ़ा है। तो पैंडेमिक का कोई इम्पैक्ट कृषि पे नहीं पड़ा। हाँ, जितने लोग उसमें इन्वॉल्व थे उनको सेफ्टी मैकेनिज्म अडॉप्ट करना है और कुछ प्रक्रियाएं या क्रियाएं हमारे जो प्रभावित हुई हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर रोजगार के दृष्टिकोण से देखें या हम एक किसान के तौर पे देखें कि हमारे ऊपर क्या फ़र्क पड़ा है, तो शायद बहुत कम फ़र्क पड़ा होगा। मतलब ऐसा कुछ विशेष इफेक्ट नहीं आया है। और यही एक ऐसा रहा जो रोजगार भी दिया लोगों को सेक्टर। नहीं सर, अभी रीसेंट रिसर्चेस एंड डेवलपमेंट्स की कुछ बात करें अगर, जैसे डेयरी प्रोडक्ट में हुआ, या कि जैसे वाटरशेड मैनेजमेंट हुआ, या कि फूड प्रोसेसिंग की बात हो रही है, तो अभी लेटेस्ट क्या आप? मैं बताया कि जो हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं उसमें खाद्य प्रसंस्करण में बहुत ज़्यादा जो है वो चेंजेज आ रहे हैं, इनोवेशंस हो रहे हैं। जी। और ये कहीं न कहीं चाहे वो अपने खुद के रियलाइजेशन पे हो रहा है या किसी और कंट्री का एग्जांपल लेकर के उसको हम रिफाइन कर रहे हैं और उसमें काफ़ी आगे तक बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। दूसरा एक जो हमारे यहाँ जो इनोवेशन हो रहा है वो हो रहा है डिसेमिनेशन, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे खाद्यान्न का ज़्यादातर पहुँचे, खास करके जिसको हम मार्केटिंग कह सकते हैं। तो मार्केटिंग के लेवल पे खास करके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है और ये कोशिश किया जा रहा है हर एक स्तर पर, चाहे वो सरकार के स्तर पे हो, कि हम स्टार्टअप के थ्रू भी टेक्नोलॉजी बिल्टअप में हेल्प करें, जिससे लोग अपने प्रोडक्ट को बाहर तक ले जाएं, बेचें, जहां तक पहुंचा सके पहुंचाएं। और साथ ही साथ स्टार्टअप के थ्रू ये भी हो रहा है कि कुछ जो एग्रीकल्चर में नई नई तकनीक निकल करके आ रही है उसको रिफाइन करके और फिर उसका जो है वो किसानों तक उसको पहुँचाया जाए। हाँ सर, मेरा अगला सवाल यही था कि एक तरफ तो हम रुख करते हैं बिजनेस की तरफ, पैकेजिंग, मार्केटिंग,
क्या कहते हैं फूड प्रिजर्वेशन और क्या कहते हैं फ्रूट और वेजिटेबल्स से हम नए नए प्रोडक्ट्स बनाने की बात करते हैं, ये तो हम नए मार्केट की तरफ बात करते हैं। जस्ट इसके दूसरी तरफ अगर हम देखें, ये टेक्नोलॉजी जो सीखते हैं बच्चे, नई नई तकनीक जो आ रही है, ये चीज़ वापस गांव की तरफ ले जाते हैं क्या स्टूडेंट्स? ले जाते हैं किसानों को क्या कुछ फायदा? बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आजकल भारत सरकार भी इस पे जोर दे रही है कि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को भी प्रमोट कर सकते हैं। अच्छा। तो कुछ किसान को भी जोड़ करके ये लोग एक बिजनेस बना रहे हैं, बिजनेस सेटअप हो रहा है। और सबसे बड़ी एक ये भी आपको देखनी पड़ेगी कि आज के समय में जो हमारे कृषि विश्वविद्यालय है, ICAR के इंस्टीट्यूट है, वहाँ से भी टेक्नोलॉजीज किसानों तक पहुँचाई जा रही हैं। कृषि विज्ञान केंद्र का आपको पता होगा, इस देश में हर एक ज़िले में ये जरूरी है कि एक न एक कृषि विज्ञान केंद्र होना चाहिए। उनके माध्यम से भी किसानों को नई नई तकनीक के बारे में जानकारी पहुँच रही। तो बहुत सी तकनीक जो देखिए, ज़रूरी ये है कि जो तकनीक पहुँचे वो कितना ज़्यादा किसान तक रुक रही है या उनका कितना यूज हो रहा है, ये समझना जरूरी होगा। सारी टेक्नोलॉजी तो नहीं हो सकती, पहुंच सकती, न उनका कोई फिजिबिलिटी है वहाँ पर, लेकिन जितना पहुंचाना चाहिए उतना भारत सरकार के माध्यम से जो भी इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं, हमारा विश्वविद्यालय भी उसमें सहयोग कर रहा है कि आखिर जब शिक्षा नहीं होगी तो लोगों का माइंडसेट कैसे चेंज होगा। तो इसलिए कृषि की शिक्षा को प्रमोट करके लोगों को कैपेबल बनाया जाता है कि जिससे वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर सके। तो सर, बहुत अच्छी मालूमात आपसे, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशंस आपसे हमें मिली इस एग्रीकल्चरल साइंस और उससे जुड़ी हुई फील्ड के मुतालिक। अब एक आखिरी सवाल आपसे चलते चलते कि इस पर्टिकुलर फील्ड में, इस एग्रीकल्चरल साइंस की फील्ड में आप कैसा स्कोप देखते हैं आने वाले वक्त में? आने वाले वक्त में भारत को अगर आत्मनिर्भर बनाना है आगे वाले समय में, तो शायद हर एक किसान को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। और उधर बहुत ही स्कोप है कृषि के क्षेत्र में। इसमें नए नए, अभी तो कृषि में अगर कहा जाए तो पूरा क्षेत्र जो है वो खुला है। आप इसमें कितने भी इनोवेशन कर सकते हैं, कितने भी नवाचार आप ले आ सकते हैं, पूरा का पूरा खुला हुआ है। और कई देशों से जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसको अपने यहाँ ट्राई करके हमारे यहाँ के लोग बहुत से इसमें नए नए आयाम को पा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, बहुत से नए नए अवसर प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक ही चीज़ करना चाहूँगा कि तभी शायद भारत को आत्मनिर्भर बनने में सहजता होगी। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र कुमार यादव सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी बेशकीमती मालूमात, इतनी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस आपने हमें दी और हमारे नाजरीन तक पहुंची। तो नाजरीन, ये था आज का शुमारा। अगले किसी एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए रोज़गार के अवसर के साथ, मौके के साथ, और आपको बताएंगे कि उसे हासिल करने के लिए कैसे पढ़ाई की जाए, कैसे ट्रेनिंग ली जाए, किस इंस्टीट्यूट तक जाया जाए और उसके आगे और क्या क्या प्रॉस्पेक्ट और क्या क्या वसाइल हो सकते हैं। तो इसके साथ ही मुझे मुस्तहसन रिजवी को और प्रोग्राम नौजवान हिंदुस्तान टीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।